तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक न्यूक्लियर डील जिसका मकसद था शांति लाना, वो आखिर एक भयानक जंग की वजह कैसे बन गई? आज हम इसी उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। साल 2022 में जब बातचीत के दरवाजे लगभग बंद हो रहे थे, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने ये बहुत गंभीर चेतावनी दी थी। और देखिए, ये सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि उस आने वाले तूफान का एक साफ इशारा था जिसे दुनिया की डिप्लोमेसी रोक नहीं पाई। अब जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। सिर्फ 11 साल के अंदर दुनिया एक ऐतिहासिक समझौते से निकलकर एक बहुत बड़ी जंग तक पहुंच गई। सवाल तो यही उठता है कि आखिर कूटनीति की गाड़ी पटरी से उतरी तो उतरी कैसे? तो चलिए सबसे पहले उस समझौते को समझते हैं जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में था, यानी JCPOA। पूरा नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। और ये भी जानेंगे कि अमेरिका के पीछे हटने के बाद ये किस कदर एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ा हुआ था। तो देखिए, इसका सिद्धांत बहुत सीधा साधा था। एक तरह का लेन देन। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कड़ी लगाम लगाएगा और बदले में दुनिया उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा देगी, उसके साथ व्यापार फिर से शुरू करेगी। उस वक्त इसे एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत माना जा रहा था। अब दिलचस्प बात यह है कि डील को दोबारा पटरी पर लाने की बातचीत जब वो फेल हो गई, उसके बाद भी एक अजीब सा बैलेंस बना हुआ था। मतलब नो डील नो क्राइसिस वाली सिचुएशन। जैसा कि एनालिस्ट्स ने कहा, कोई समझौता तो नहीं था, पर ऐसा भी नहीं था कि कोई बड़ा संकट सिर पर खड़ा हो। ये बिल्कुल तूफान से पहले वाली शांति थी। तो आखिर वो कौन से पेच थे जहां बात आकर पूरी तरह से अटक गई? चलिए उन 3 बड़ी रुकावटों को देखते हैं जिन्हें नेगोशिएटर्स पार ही नहीं कर पाए। पहला और शायद सबसे बड़ा मुद्दा था भरोसे का। ईरान को एक पक्की गारंटी चाहिए थी कि अमेरिका 2018 की तरह फिर से इस डील से मुकर नहीं जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी प्रेसिडेंट आने वाले प्रेसिडेंट को कानूनी तौर पर बांध नहीं सकता। बस यहीं पर आकर सारी बात अटक गई। दूसरा पेंच फंसा था अतीत को लेकर। देखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ईरान की कुछ पुरानी, बिना घोषित की गई जगहों पर मिली न्यूक्लियर सामग्री की जांच कर रही थी। अब ईरान की शर्त थी कि इस जांच को बंद किया जाए। लेकिन अमेरिका और यूरोपियन देशों का साफ कहना था कि भाई IAEA एक आज़ाद संस्था है, हम उसके तकनीकी काम में राजनीतिक वजहों से दखल नहीं दे सकते। और तीसरा बड़ा मुद्दा था प्रतिबंधों का दायरा। ईरान चाहता था कि अमेरिका उसके पावरफुल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को अपनी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से हटा दे। लेकिन अमेरिका के लिए ये मामला न्यूक्लियर डील से बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि इसका परमाणु कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने इस पर कोई भी रियायत देने से साफ इनकार कर दिया। तो जब कूटनीति के सारे दरवाजे एक एक करके बंद हो गए, तो घटनाओं ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। अब देखते हैं कि वो नो क्राइसिस वाली जो शांति थी, वो कैसे एक खुले विनाशकारी टकराव में बदल गई। ये आंकड़ा देखिए, 60%। बातचीत फेल होने के बाद ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को इस लेवल तक बढ़ा दिया। ये ओरिजिनल डील में तय की गई 3.67% की लिमिट से कहीं कहीं ज्यादा था। ये दुनिया के लिए एक साफ संकेत था कि ईरान अब किसी नियम से बंधा हुआ महसूस नहीं कर रहा है। तो सवाल है, इस 60% का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईरान अब न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% शुद्धता से बस एक छोटा सा तकनीकी कदम दूर था। और यही वो रेड लाइन थी जिसने इजराइल और अमेरिका में खतरे की घंटियां बजा दी। और फिर जिसका डर था वो ही हुआ। डिप्लोमेसी की नाकामी ने फौजी कार्रवाई का रास्ता खोल दिया। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक एक संभावित सिनेरियो ये था कि जून 2025 में इजराइल और अमेरिकी फोर्सेस ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। फोडो और नतान्ज जैसे जमीन के बहुत नीचे बने मजबूत बंकरों को तबाह करने के लिए खास GBU-57 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। और जो चीज़ एक लिमिटेड स्ट्राइक के तौर पर शुरू हुई थी, वो मार्च 2026 आते आते एक बड़े मिलिट्री कैंपेन में, एक पूरी जंग में तब्दील हो गई। इस टकराव की गंभीरता का अंदाजा सोर्स में दिए गए इस काल्पनिक बयान से लगाया जा सकता है। साफ था कि ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक लंबा और विनाशकारी अभियान था जिसका कोई अंत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन क्या कोई और रास्ता था भी? क्या जंग ही आखिरी विकल्प बचा था? बस यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है।
सोर्स मटेरियल में एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही साहसिक आइडिया का भी जिक्र है। एक ऐसा आइडिया जो दुश्मनों को पार्टनर बना सकता था। इस प्रस्ताव का नाम था मिनारा, यानी मिडिल ईस्ट नेटवर्क फॉर एटॉमिक रिसर्च एंड एडवांसमेंट। इसका जो मूल आइडिया था वो ये था कि ईरान और उसके रीजनल दुश्मन जैसे कि सऊदी अरब, ये सब मिलकर एक कंसोर्टियम यानी एक संघ बनाएं और यूरेनियम एनरिचमेंट की पूरी प्रक्रिया को जॉइंटली मैनेज करें। सोचिए, इससे कितनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती और किसी भी देश के लिए छिपकर हथियार बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता। अब ये संघ काम कैसे करता, इसका एक खाका यहाँ दिया गया है। जैसे ईरान अपनी एडवांस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस करता, सऊदी अरब यूरेनियम की माइनिंग, फाइनेंसिंग और फ्यूल को स्टोर करने की जिम्मेदारी लेता, और एक साझा एनरिचमेंट प्लांट ओमान जैसे किसी न्यूट्रल देश में बनाया जाता। मतलब ये टकराव नहीं बल्कि सहयोग पर आधारित एक मॉडल था। लेकिन ये आइडिया जितना सुनने में क्रांतिकारी लगता है, इसे जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल था। इस रास्ते में कई बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, जैसे कि ईरान अपनी सबसे कीमती टेक्नोलॉजी को देश से बाहर ले जाने पर क्यों राजी होगा, पहला सवाल। दूसरा, क्या अमेरिका ईरान के अंदर किसी भी तरह के एनरिचमेंट को मंजूरी देगा? और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या दशकों पुराने दुश्मन अचानक एक दूसरे पर इतना भरोसा कर सकते हैं? ये वो सवाल थे जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। और आखिर में हम इसी एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि डिप्लोमेसी कितनी नाजुक होती है और कैसे सिर्फ भरोसे के टूटने से इतने भयानक नतीजे निकल सकते हैं। और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या दुश्मनी में उलझे देश मिलकर एक साझा शांति बना सकते हैं, या वो हमेशा एक साझा संकट ही पैदा करने के लिए मजबूर रहेंगे।